नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका प्रोग्रेशन अकेडमी के इस परिवार में। तो इस पिछली बार की वैकेंसी में हमने बहुत ही अच्छी इंग्लिश का सिलेबस कवर किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में, और उसी प्रकार से इस बार भी हमारा टारगेट है कि आपको कम से कम समय में सीमित संसाधनों के साथ और कम से कम ऐसे क्लासों के अंदर आपका जो सिलेबस है वो उसको अच्छे तरीके से करवाया जाए और आपको मतलब मैक्सिमम आउटपुट के साथ क्लासें प्रोवाइड की जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं अपनी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जो अपनी जो इंग्लिश का सिलेबस है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके बारे में आज से अपन शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने पिछली बार क्लासें ली थी, तो मेरा हमेशा से ये टारगेट रहता है कि कम जो क्लासें हैं, सीमित कंटेंट है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। कहने का मतलब ये है कि मतलब एक स्टूडेंट होता है, जैसे इंग्लिश में आपके आरपीएससी में पिछले जो पेपर हुए या फिर उससे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और उन 5 में से आपका टारगेट रहना ये चाहिए कि लगभग 4 के आसपास आप क्वेश्चन राइट कर सको। ठीक है? अब इन 4 क्वेश्चन के लिए आप मान लो जैसे कि बहुत सारी जगह जैसे 400 क्लासें, 150 क्लासें, या फिर कोई 10-12 किताबें, इतनी तो आप पढ़ने से रहे। क्योंकि सिलेबस के अंदर अराउंड समथिंग 13 सब्जेक्ट है टोटल, और 13 सब्जेक्ट होने के साथ ही मतलब उनका सिलेबस भी इतना लंबा है कि आप मतलब पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। आपको जब अपनी सब्जेक्ट भी पढ़नी है, सब्जेक्ट का भी सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का सिलेबस लंबा होने के बाद फिर जो अपने जो फर्स्ट पेपर के जो सब्जेक्ट है, जैसे कि फर्स्ट पेपर के अंदर जो जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर के अंदर जितने सारे सब्जेक्ट है वो सारे के सारे कवर करने थोड़ा सा मतलब ऐसे डिफिकल्ट होता है कि इतने सारी चीजें एक साथ कवर करना थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम क्लासों के अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जा सके, इसलिए हम शुरू करेंगे इंग्लिश की क्लासें। और प्रत्येक टॉपिक की जैसे क्लास होती जाएगी उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू की क्लास भी लूंगा, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, और उसी के साथ ही मतलब आपको मैक्सिमम आउटपुट मतलब मेरा ये होगा, मेन टारगेट मेरा ये होगा कि जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं अपने फर्स्ट पेपर में, टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर से 5 आते हैं अपने इंग्लिश के, और उन इंग्लिश के क्वेश्चन में आप मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि आप कम से कम 4 क्वेश्चन सही कर लो। ठीक है? तो ये टारगेट लेके अपन चलेंगे कि मिनिमम 4 क्वेश्चन का आपका टारगेट रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो थोड़ा सा टफ आता है, या फिर किसी और टॉपिक से आता है, या कुछ भी ऐसा होता है कि बाई एनी चांस वो आपके गलत होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन है वो सारे सही होंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है? तो देखिए, अभी हाल ही में आरपीएससी ने अपना नया सिलेबस जारी किया है, जिसके अंदर बाकी सब्जेक्ट के अंदर तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन जो अपना इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके अंदर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। एज इट इज जैसा पहले था, जैसे कि पहले जितने टॉपिक थे उतने के उतने अब भी टॉपिक है। ठीक है? उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है, मतलब सिलेबस उतना का उतना है, क्लासें उतनी की उतनी होगी, और मतलब सिलेबस चेंज होने के साथ ही मतलब बाकी के सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर अपने किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे वापस से नए तरीके से। जैसे कि पिछली बार हमने बहुत सारी जगह जैसे कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह थी या फिर कुछ और कोई गलती हो गई थी, तो इस बार अपन उस कंटेंट में और कंटेंट ऐड करते हुए, जैसे पिछली बार अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी, इस बार हमने कोर्स लॉन्च भी किया है। तो कोर्स लॉन्च के अंदर हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए, फिर प्रैक्टिस सेट के साथ ही मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक एक टॉपिक के कम से कम 30-30, 40-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि पिछले जो पेपर हुए हैं आरपीएससी के, जैसे कि आरएस मेंस के अंदर हो गए, आरजेएस के अंदर हो गए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो गए, तो जितने क्वेश्चन आए हैं उन सब का मैंने संकलन किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं, और वो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएंगे वो सारा भी जो मैटर है वो मैंने आपको उस क्लासों के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, और ऐप में आपकी क्लासें बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी। इंग्लिश का सिलेबस शुरू होते ही आपकी क्लासें है वो धीरे धीरे डलना शुरू हो जाएगी और आप उनको पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एक बार अपन नजर डाल लेते हैं अपना जो सिलेबस
सिलेबस है उसके ऊपर कौन कौन से टॉपिक है कौन से नहीं है, ठीक है। ये अभी 2025 का अभी जो लेटेस्ट जो जारी किया गया, ये अपना अभी जो लेटेस्ट जारी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये अभी मतलब आरपीएससी ने अभी जो सिलेबस के अंदर चेंज करना शुरू किया, जैसे अभी कल उन्होंने सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज कर दिया, और उससे पहले उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट के पेपरों में थोड़ा थोड़ा चेंज किया, कुछ ऐड किया कुछ हटाया। तो अपने जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके अंदर टेंस पहले भी था, ठीक है, टेंस पहले भी था, आज भी टेंस है, मतलब टेंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। टेंस का जो पोर्शन है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब टेंस है जो पहले जैसे टेंस पढ़ाते थे अपन वैसे के वैसे इस बार भी टेंस पढ़ाएंगे। फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस वही सेम चीज है, टेंस के अंदर जैसे अपन पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन प्रकार के टेंस होंगे, वो आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और इनके अंदर जो इसके उपभेद होते हैं जैसे कि प्रेजेंट पर सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये चीजें होती है, ठीक है। मैं लास्ट के टाइम पे आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लास के एंड में आप ये चीजें सुन के जाना कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और विद प्रूफ। मैं मतलब इसके अंदर मैंने पेपर आए हुए जो अभी जो आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर करवाया उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनके मैंने स्क्रीनशॉट भी इस स्लाइड के अंदर ऐड करवाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि फलाना क्वेश्चन इस जगह से आया है, ये क्वेश्चन इस जगह से आया है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा जो टॉपिक है अपने पास वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये पहले भी था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, जो आपको बड़ी बड़ी पोथियां बड़े बड़े रूल्स 100 150 रूल्स याद करने होते थे, वैसा मैंने कभी आज तक नहीं पढ़ाया। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको सीमित कंटेंट के अंदर मतलब कम टाइम में आप अच्छे से आउटपुट दे सको, तो उसी तरीके से आपको सीमित जो क्लासे है उनके अंदर आपको वॉइस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब दो प्रकार के नरेशन होते हैं, ये नरेशन का टॉपिक है। ये किसका टॉपिक है? नरेशन का, नरेशन का। तो ये नरेशन का टॉपिक है, इसमें नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हिंदी में सॉरी इसको अपन कहते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो ये दो नरेशन के प्रकार हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर होता है यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर मैंने आपको जब पिछली बार मैंने पढ़ाया था तो सबसे पहला टॉपिक डिटर्मिनर पढ़ाया था, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आने के जो चांसेस है, क्वेश्चन पुट अप होने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, थोड़े से एज कंपेयर टू अदर टॉपिक थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इन, इनटू, ऑन टू, फिर बिसाइड्स, अक्रॉस, अलोंग, ये सारे के सारे जो भी आज दिन तक आए हैं और जिनके आने के रिपीटेशंस की संभावना ज्यादा होती है, वो सारे के सारे प्रीपोजिशन मैंने आपको अब अपनी जो ये क्लासेस चलेगी उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। दूसरा है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। अब देखो करेक्शन ऑफ सेंटेंस में ये सारी की सारी चीजें जैसे कि टेंस हो गया, ये अपना प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, डिटरमिनर हो गया, इन सबको मिला के बनता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस इंप्रूव करना। जैसे कि जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस में अपन ये पढ़ेंगे कि जैसे कि यहाँ पे ए आया है तो ये ए सही है क्या, ईज आया है तो ईज सही है क्या, ई आया है तो ई सही है क्या, तो ये चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर, ठीक है। उसी के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अपन ने पिछली बार ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मैंने मतलब टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा इसमें मैंने कम ही चीजें बता पाया था, अलग से इसकी क्लास नहीं ली थी। तो इस बार मेरा जो मतलब और इसमें से क्वेश्चन भी आया था, लेकिन मैंने उसमें जब मैंने टेंस की क्लास ली थी उस समय मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर इस प्रकार से वर्ब को फिल किया जाता है वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें मैंने पहले बताई थी, लेकिन चलो अब इस बार अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, कम से कम इसकी 7 8 क्लासें लूंगा मैं, और उसी के साथ ही इसके एमसीक्यू,
जो रिपीट होते हैं बार बार। तो ये सारी चीजें मैं अगली जो भी मतलब अभी रिकॉर्डिंग में तो इनकी क्लासे वगैरह लूंगा, ठीक है। फिर आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, कंपैरेटिव, सॉरी पहली होती है पॉजिटिव, फिर दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव, ठीक है। ये 3 प्रकार की डिग्रियां होती है, तो ये डिग्रियां पढ़ेंगे अपन, ठीक है। डिग्री आएगी, फिर उसके बाद आता है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स के अंदर देखो, जैसे कि दो सेंटेंस को एंड से जोड़ना, विच से जोड़ना, व्हाट से जोड़ना, ये तो ये सारे के सारे अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, कनेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। इसकी भी एक दो क्लासे हो जाएगी। फिर आता है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। ये चीजें होती है, हिंदी के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, दोनों में कॉमन है। मतलब जैसे कि आपने वो जो नाम सुने होंगे जो कि सरकारी दफ्तरों में यूज होता है, जैसे निविदा हो गया, अधिसूचना हो गया, परिपत्र हो गया, फिर व्याख्यान हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे सरकारी शब्द है, टेक्निकल। जैसे टेक्निकल टर्म्स में आ गया, जैसे गतिरोध, अवरोध, ये सारे के सारे क्या है, टेक्निकल टर्म्स है। तो इन सब की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, मतलब इंग्लिश में इनको किस किस प्रकार से बोला जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म की ग्लॉसरी, और विद देयर हिंदी वर्जन, मतलब उनका अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हिंदी में, उनको क्या कहते हैं वो, ठीक है दोस्तों। फिर आता है एंटोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगा कि इसकी क्लासे नहीं ली जाएगी, इसकी आपको एक पीडीएफ दे दी जाएगी, सिलेक्टिव जो भी जितने सिनोनिम एंटोनिम है, और मैं कोशिश करूंगा कि क्लास भी ले लूं। लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि देखो अगर कोई ऐसी टर्म आ गई तो वो तो सभी को आएगी, और अगर जैसे मान लो कोई टफ वर्ड पूछ लिया तो वो किसी को नहीं आना है, तो फिर इस पे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अंदर से क्वेश्चन आने की चांसेस भी बहुत मतलब ऐसे रेयर होती है, बहुत रेयरली आता है। मतलब जैसे अगर बहुत पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड बन गया, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड बन गया, उस कंडीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, ठीक है। फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब आप ये जानते हो उपसर्ग और प्रत्यय, इंग्लिश के अंदर सफिक्स और प्रीफिक्स, और हिंदी के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो ये मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से करवाया था, और जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें मैच द फॉलोइंग वाले में सारे के सारे ऑप्शन अपने उस जो मैंने क्लास ली थी उसके अंदर से ही थे। तो जिन जिन बच्चों ने वो क्लास देखी थी उनके सबके सही हुए थे। मेरे पास वापस मैसेज भी आए थे उन बच्चों के कि सर ये जो ये इनका ये सही आंसर है क्या, ये मैंने सारे के सारे प्रीफिक्स और सफिक्स को डिटेल से पढ़ाया था। और इस बार मैंने उसके अंदर एमसीक्यू भी ऐड की है, मतलब इस बार जो अपने कोर्स के अंदर जो क्लासे होगी उसके अंदर आपको उनकी क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी उनके साथ ही मिल जाएंगे। मतलब मैं खुद ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरीके से उनके जो सॉल्यूशंस है और जो क्वेश्चंस है किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, आपको मिनिमम जानकारी के साथ उनकी किस प्रकार उनका आंसर आप दे के आ सकते हो और क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो चीजें भी इसके अंदर है, ठीक है, ये भी मैं करवाऊंगा आपको। फिर है एक टॉपिक वर्ड ऑफन कंफ्यूज, तो मतलब ऐसे शब्द जिनके अंदर अपने को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे कि साइट हो गया, पिछली बार क्वेश्चन आया था एक, जैसे कि ऐसे साइट, ठीक है। फिर होता है साइट, फिर एक आता है साइट, फिर एक आता है एक क्या था, हाँ तो ये इतने देख लो कि साई, फिर एक आता है साई, ठीक है। तो साइट का मतलब होता है स्थान, साइट मतलब कुछ और होता है, साइट मतलब कुछ और, साई मतलब होता है गहरी सांस लेना वगैरह। तो ऐसे इन सब इन ये इनकी सबकी जो स्पेलिंग है वो सेम है, मतलब साइट 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 साई, ये सारी की सारी स्पेलिंग सेम है। लेकिन इनका जो मतलब जैसे एक होता है वर्ड डिसेंड, डी ई एस सी ई एन डी, और एक होता है डी ई सी ई एन डी। अब इसका मतलब और इसका मतलब देखो जब अपन इन दोनों स्पेलिंग को पढ़ते हैं, जैसे डिसेंड और डिसेंट, तो दोनों आवाज एकदम सेम आती है। डिसेंड इसको भी पढ़ते हैं, डिसेंड इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या इसका जो मीनिंग है वो सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। एक का मतलब नीचे उतरना होता है और एक का मतलब होता है कि वंशज, जैसे कि महाराणा प्रताप के कोई वंशज हो गए या फिर किसी और के वंशज हो गए, तो वो डिसेंड होते हैं, जैसे कि अपने फादर, फिर फोर फादर, फिर उनके बेटे वगैरह, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हो गई, ये अपना सिलेबस है।
ये अपना सिलेबस है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा छोटा आइडिया बता देता हूँ कि कितनी क्लासों के अंदर अपना जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं टारगेट मान के चल रहा हूँ कि 40 क्लासेस। कितनी? 40 क्लास। इसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो पूरा कर दिया जाए, और आपको उसी के साथ ही उसके जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको साथ ही के साथ मिलते जाए। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। क्लासें अपलोड हो रही है, ऐप पे काम चल रहा है, टेक्निकल टीम लगी हुई है, धीरे धीरे सारा का सारा काम हो भी रहा है, धीरे धीरे सारी क्लासें भी अपलोड हो ही जाएगी। तो आपको क्या थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, और आपको जो हम पे जो आपने पिछली वैकेंसी में जो विश्वास बताया था, जो विश्वास आपने पिछली वैकेंसी में किया था, वो विश्वास आपको इस बार भी रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप जल्दबाजी करो, बार बार सर को मैसेज करके परेशान करो कि सर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं। जो जो हमने प्रोमिसेस किए है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो बेहतरीन कंटेंट है वो कम टाइम के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब चलते हैं अपने पिछले जो पेपर आए थे। मैंने 2 पेपर का स्क्रीनशॉट लिया और उसको इस स्लाइड के अंदर ऐड करवाया था। इसमें देखिए, देखो पहला क्वेश्चन है वो है आर्टिकल से। किससे है ये क्वेश्चन? किसका है? आर्टिकल से। ठीक है, फिर दूसरा है डिसेमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? वो ग्लॉसरी वाला, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। फिर ये देखिए, ये है अपना प्रीफिक्स और सफिक्स से, प्रीफिक्स और सफिक्स से। ठीक है, फिर ये आ गया एक्टिव और पैसिव से, मतलब वॉइस से। ठीक है, फिर चूज द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। ये आ गया टेंस से, टेंस या टेंस कह दो या फिर सब्जेक्ट वर्ब टेंस कह दो, या फिर एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब, एस वी ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इससे। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन किससे आया? आर्टिकल। बहुत ही इजी टॉपिक था, 3 क्लासों के अंदर मैंने आर्टिकल पूरा करवाया था, और उसमें से ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि इसका आंसर कैसे निकालना है। अभी मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप क्लासें देखोगे आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप खुद आंसर निकालने के काबिल बन जाओगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले कोई आंसर नहीं बताने। दूसरा है ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। इसमें मैंने आपको ये बाकी के जो ऑप्शन है इनका सबका मैंने मीनिंग बताया था, और इसका जो आंसर था वो इन्हीं में से छुपा हुआ था, और आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था ऑप्शन डिलीट मेथड से, तो आपका ये प्रश्न है वो सही हो जाता। ठीक है, फिर देखो टिप्पणी है, तो टिप्पणी को कमेंट कहते थे, पत्रों को लेटर कहते थे, अनुदेश मतलब अनुदेश क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और विघटित करना मतलब डिकम्पोज करना, या उसको अबांडन कर देना मतलब छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसा ये इस प्रकार से आप इसका आंसर आराम से निकाल लेते। फिर इसका देखो मिसकंडक्ट, फिर अनटाई, ये सब ये मैंने बताए थे। जब मैंने ये बताया था अपना सफिक्स और प्रीफिक्स की क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि वर्ड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। तो आप वहां अगर क्लास देख के जाते तो आपके ये सही होने के चांसेस बढ़ सकते थे। तो आपने क्लासें देखी होगी तो उनके सही हो गए थे। ठीक है, फिर ये है एक्टिव पैसिव का। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये और टू क्या होता है? एक मॉडल होता है। क्या होता है? मॉडल। तो और टू बी आएगा। और टू देखो, मैंने कैन की जगह क्या आता है? कैन बी। उसके कैन की जगह क्या आता था? कैन बी। जब अपन एक्टिव से पैसिव में चेंज करते थे, मे का मे बी, ऐसे बी लगाना था। तो और टू के साथ बी कहाँ कहाँ आ रहा है वो देख लो, बस वही ऑप्शन सही था। ये देखो सी और टू हैव, ये गलत, और टू बी हेल्प्ड बाय हिम। बस सिंपल सा था, इसमें क्या कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता थी क्या? बिल्कुल सिंपल रूल के अंदर मैंने वॉइस करवाए थे 4 क्लास के अंदर। आप कहीं और जाके यूट्यूब की कोई सी भी क्लास उठा के देख लो, कहीं से भी जाके सर्च कर लो, वॉइस के अंदर वो इतने रूल्स बताते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैंने सिर्फ एक चीज बताई थी, जब मैंने आरपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे 42-45 के समथिंग, मैंने एक क्लास ली थी बड़ी मैराथन, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको सिर्फ क्या करना है, एक तो देखनी है थर्ड फॉर्म। क्या देखनी है? थर्ड फॉर्म। तो देखो यहां हेल्प्ड, बीइंग हेल्प्ड, हेल्प्ड, और देखो ये तो ऑप्शन नॉट हेल्प्ड, ये हैव बीन हेल्प्ड। देखो तीनों में, इसमें सब में क्या है? हेल्प्ड है, हेल्प्ड है। ठीक है, फिर देखो अब हैव के साथ बीन ऑलरेडी है तो बीन तो आएगा।
देखो ये मॉडल के अनुसार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी हैव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा था, तो यहाँ ये हैव कहाँ से आ सकता है? आप खुद ही सोचो कि जब इस ऑप्शन के अंदर ही हैव है नहीं, तो यहाँ इसमें कहाँ से हैव आ गया? ठीक है, यहाँ पे और टू क्या है? एक मॉडल है। और टू क्या है? और टू एक मॉडल है। ठीक है, तो मॉडल के अनुसार मैंने बताया था कि मॉडल का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ भी नहीं करना था, बस सीधा से सोच के और ये हो जाता था। फिर ये है कि थ्री पार्ट्स ऑफ बिजनेस, तो इसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह काउंट करते थे और इसको इसकी जगह इज आ जाता था कि इज लेफ्ट फॉर मी टू डू। बस सिंपल सा लॉजिक था। क्या था इसके अंदर? ये पेपर था। पांचों के पांचों क्वेश्चन सही किए जा सकते थे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, और बहुतों के हुए भी है, मेरे पे मैसेज आए थे। फिर देखो ये है एब्जॉर्ब फ्रॉम लायबिलिटी, ये है दायित्व से मुक्ति। देखो लायबिलिटी का मतलब मैंने बताया था, वो जब मैंने क्लास ली थी उसके अंदर बताया था कि लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व, और एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि मुक्ति। ठीक है, एब्जॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी, तो ये दायित्व से मुक्ति। आई हैव रिटर्न टू ईच कैंडिडेट्स, ठीक है, ये इसमें ईच कैंडिडेट्स हो गया। सिंपल सा ईच एवरी इनका सबका प्रयोग मैंने बताया था। फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे वेरी विलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड वेंट टू आंसर द डोरबेल। बस ये टर्न और वेंट ये दोनों आ गए, ये सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा था। मैंने कहा था कि जब ऐसे दो सेंटेंस ऐसे जुड़े हुए आते हैं तो उनके अंदर दोनों में सेम टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ टर्न और यहाँ वेंट टू आंसर द डोरबेल, बस ये करना था। फिर उसके बाद मैंने ये देखो ये वाला भी करवाया था, ये ऑन बाय अक्रॉस, ये मैंने प्रीपोजिशन के अंदर बताया था। प्रीपोजिशन के अंदर सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नहीं था। अब देखो ये एक क्वेश्चन आ गया ऑब्ट्यूज का। देखो ये ऑब्ट्यूज का एंटोनिम आ गया, तो ये पेपर का लेवल हार्ड था। अब बताओ मेरे को, आपके ये चार क्वेश्चन सही नहीं हो सकते थे क्या? इसको छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक क्वेश्चन से इतना फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरी बात सुनो, एक आप काम करते हो, जैसे कि एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं मैं, कि जैसे कि एक सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपके मान लो कि 13 सवाल सही हो रहे, ठीक है, 13 सवाल सही हो रहे। अब एक सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि इंग्लिश है, उसमें 0 क्वेश्चन सही हो रहे। तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं देखना, आपने आज दिन तक तैयारी की होगी, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो इसलिए आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि 13 से 15 ले जाने में आपको कम से कम 1 साल लग जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? 1 साल का समय लग जाता है 13 से 15। और इंग्लिश में 0 से 2 तक जाने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। तो आप खुद ही सोचो कि ये करना 1 साल देना ज्यादा बेटर है या फिर ये करना। देखो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उनकी मेरे पास क्या मैसेज आते हैं कि सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मेरे कहाँ से इंग्लिश सही हो जाएगी सर, आप तो मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे मतलब बेसिक लेवल से कराओ तब हमें समझ में आएगी ये वो। तो इससे बेसिक और क्या करवाऊँ बताओ? मतलब जब मैंने पिछली बार क्लासें ली थी तो उस समय मैं 0 से स्टार्ट किया था। ठीक है, एक सेकंड। देखो जब मैंने पिछली बार क्लासें ली थी उस समय मैंने कहा था कि मेरा जो लेवल है, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मतलब इक्वल रहेगा। मतलब उन स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा जो हिंदी मीडियम से है और उन स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा जो इंग्लिश मीडियम से है। मतलब मैं उस तरीके से ही पढ़ाता हूँ कि दोनों प्रकार के स्टूडेंट है उनको लाभ हो सके। मतलब मेरा टारगेट ये रहता है कि कम से कम मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उसका बेनिफिट प्रत्येक स्टूडेंट को मिले। मैं ये नहीं हो कि सर हिंदी मीडियम वालों को जैसे हिंदी मीडियम वालों को बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, मतलब उनके इंग्लिश से इतना टच में नहीं रहते तो बहुत एकदम 0 लेवल से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट
स्टूडेंट होते हैं उनकी इंग्लिश ऑलरेडी थोड़ी बहुत अच्छी होती है या फिर मतलब ठीक ठाक होती है कि उनको, जैसे मैं डायरेक्ट अगर टेंस के प्रकार, डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म यहाँ से शुरू करूँ तो भी उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं उनको इतना समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से कंटेंट दिया जाना चाहिए, मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि इस प्रकार का कंटेंट दूं कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से है, जो इंग्लिश मीडियम से है, सारा का सारा अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ सके और उसको भी उन क्लासों से क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपना। अब देखिए ये अपना जो नया सिलेबस है, ये अपना नया सिलेबस है, ये अपने क्लास से अपने जो ऐप है उसके ऊपर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके अनुसार मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको एंड तक क्लासेस लेते रहना है। ठीक है, जो जो चीजें, और पिछली बार हमने आपको पीडीएफ दी थी, ठीक है, इस बार मैं आपको एक चीज और कह रहा हूं कि पीडीएफ के अलावा आप एक पेन और एक कॉपी ये दोनों साथ में लेकर के बैठे, क्लास लेने बैठे तब, ताकि अगर मैं कुछ अलग से नोट करवाऊं, देखो सारी चीजें नोट्स में डालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब जिस टाइम पे मैं नोट्स बना रहा होता हूँ उस समय हो सकता है कि मेरे हाथ से कोई चीज छूट जाए और फिर मैं, मेरे को बाद में याद आ जाए, तो फिर या तो आप प्रिंट निकलवा के, मतलब जैसे नोट्स प्रिंट करवाओगे तो उसमें वो चीज ऐड कर लेना, नहीं तो क्या करना है कि आप एक कॉपी मेंटेन करिए जिसके अंदर मैं आपको कुछ मोस्ट रूल्स है, जो मोस्ट चीजें है, जो जहां से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो मोस्ट चीजें नोट करवा सकूं और वो कॉपी में आप अपने जो कॉपी के अंदर है उसको लिख सको। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कि आज आपके ये इतने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 टॉपिक है टोटल। इसके अंदर आपकी जो क्लासे है और सिलेबस है वो पूरा करवाने की मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द समय में और कम से कम कंटेंट के साथ, ताकि आपका जो बेनिफिट है वो अच्छे से आपको उसका बेनिफिट मिल सके और आप अच्छे से अपनी तैयारी है वो शुरू कर सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी। और एक बार ध्यान रखना कि इस बार अपन जो शुरुआत है वो करेंगे टेंस से। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नाम क्या है, टेंस। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा इस बार, टेंस। ठीक है दोस्तों, तो टेंस की क्लास में आज आपको ऐप में अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत।